हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज करेंगे हम हमारा जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट, संसद। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, आखिर संसद क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका है। सर्वोच्च विधायिका का मतलब है सबसे हाईएस्ट लेजिस्ट बॉडी है कौन सी, संसद। संसद जो है वो 3 अंगों से मिलकर बनी है। संसद के कितने अंग हैं आपसे पूछ ले, कई बार क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो संसद के कितने अंग हैं, ये हैं 3। कौन कौन से आते हैं उसमें? उसमें आते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ भी एक क्वेश्चन और पुट हो जाता है कि संसद से पूछे कि संसद के कितने अंग हैं, तो आपका आंसर होगा 3 है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। वहीं आपसे पूछ ले अगर संसद के सदन कितने हैं, तो सदन जब शब्द आएगा तो आपका आंसर होगा संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एक यहीं से पूछ लिया जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में संसद का जो है वो वर्णन है। तो अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 जो है वो संसद का उसमें वर्णन है। और उसमें लिखा हुआ है कि संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये क्या है, संसद के 3 अंग हैं। और आर्टिकल आपको जरूर याद रखना है कि आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल है 79 जिसमें संसद के बारे में बताया गया है। आगे इसका महत्व क्या है संसद का? एक तो संसद जो है वो कानून बनाती है। जितने भी हमारे कानून बनते हैं, कोई भी कानून बनाना हो और तो कौन बनाएगा? संसद। यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर क्या है, कोई भी कानून बनाते हैं। लास्ट जो साइन राष्ट्रपति जी जब कर देते हैं तभी कोई विधेयक जो है, तभी कोई नियम कानून बन पाता है। तो संसद का सबसे पहला काम क्या है? कानून बनाती है। और सरकार पर क्या करती है? नियंत्रण रखती है। कोई सरकार अपनी तानाशाही ना करे, अपनी मनमानी ना करे, तो इससे क्या है, वो सरकार पर भी नियंत्रण रखती है। दूसरा, बजट पारित करती है। क्या करती है? बजट पारित करती है। कौन? संसद। जितने भी हमारे बजट होते हैं, या वो रेलवे का बजट हो या आम बजट हो या कोई, वो तो बजट कौन पारित करती है? संसद। जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जनता का प्रतिनिधित्व इसलिए करती है क्योंकि हमने पढ़ा है कि संसद के 3 क्या होते हैं, अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे की सारे क्या हैं, जनता से चुनकर जाते हैं। जनता उन्हें चुनती है और वो तब जाते हैं। तो इसलिए जो संसद है वो जनता का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। और जो लोग हम चुनकर भेजते हैं संसद में, वही लोग फिर क्या करते हैं? राष्ट्रपति और राज्यसभा के लोगों का निर्वाचन करते हैं। तो इसीलिए एक तरह से संसद जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। आगे है वो संविधान में संशोधन करती है। कौन? संसद। कोई भी संविधान में संशोधन करना हो, कोई भी अमेंडमेंट करना हो, तो कौन करेगी? संसद। संसद ही क्या करती है? संविधान में संशोधन करती है। वही संविधान से संबंधित कोई अनुच्छेद है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। तो अनुच्छेद 79 में किसका वर्णन है? संसद का। अनुच्छेद 80, उससे आगे आओगे, 80 में क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा का पूछ ले, राज्यसभा का जो वर्णन है वो कौन से आर्टिकल में है, तो आपका आंसर होगा 80। 81 में है लोकसभा। ये तीनों आपको एक साथ याद रखने हैं क्योंकि देखो, संसद के 2 सदन होते हैं, 3 अंग होते हैं। सदन कौन कौन से होते हैं? जो राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा ऊपरी सदन होता है और लोकसभा जो है वो निचला सदन होता है। तो इसलिए संसद का वर्णन 79 में, फिर राज्यसभा उसका सदन है ऊपरी 80 में आएगा, और फिर जो उसका लोकसभा उसका निचला सदन है और उसका वर्णन किस में है? 81 में है। अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 85 में वर्णन है कि संसद का सत्र। संसद के सत्र होते हैं, राज्यसभा लोकसभा की बैठकें बुलाई जाती है। वो सत्र कब होते हैं, कैसे करने हैं, इन सब का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? वो दिया गया है आपका 85 में। वही आता है अनुच्छेद 100, इसमें है गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब ये होता है कि जब हमारी कोई भी बैठकें होती हैं, लोकसभा की हो या फिर राज्यसभा की हो, उनमें जो गणपूर्ति का जो रखा गया है वो है 1/10 का। 1/10 लोग उसमें क्या है, वो जरूरी है, क्या है उसमें
शामिल होने चाहिए। तो गणपूर्ति जो कॉलम है उसमें कौन से अनुच्छेद में है, वो है 100 में 108। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है 108वां जो है, क्योंकि इसमें संयुक्त बैठक का वर्णन है। क्या होता है हमारा, जैसे कभी कोई हमें कोई संशोधन करना है, कोई कानून बनाना है, या कोई भी अदरवाइज कोई भी मैटर है, जब राज्यसभा और लोकसभा की आपस में सहमति नहीं बनती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उन दोनों की संयुक्त बैठकें बुलाते हैं और उन संयुक्त बैठक में फिर विचार करते हैं कि आपस में सहमति आखिर कैसी बनाई जाए। तो संयुक्त बैठक, एक तो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि बताइए संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है, तो आपका आंसर होना चाहिए 108 जो आर्टिकल है उसमें इसका वर्णन है। एक इससे आगे जो इंपोर्टेंट आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 110, यानी कि 110 जो आर्टिकल है उसमें है धन विधेयक। धन विधेयक क्या मतलब है कि कौन सा विधेयक हमारा धन विधेयक है, ये कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है, ये है 110 आर्टिकल में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बहुत बार पूछा गया है कि बताइए धन विधेयक का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, तो आपका आंसर होना चाहिए 110 में है। धन विधेयक से क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा आम विधेयक है, इसका वर्णन कौन करता है, इसका डिसीजन कौन करता है, कौन फैसला करता है, धन विधेयक है, तो आपका आंसर होना चाहिए लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वो बताएंगे कि कौन सा धन विधेयक है। एक दूसरी बात ये होती है कि धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है, वो राज्यसभा में नहीं लाया जाता। बस राज्यसभा उस धन विधेयक पर सुझाव दे सकती है, सिर्फ अपना फैसला नहीं ले सकती। इसीलिए जो धन विधेयक है वो पूरी तरह से कहाँ पारित होता है, कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बताइए धन विधेयक किस सदन में लाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लोकसभा में। उसमें राज्यसभा की अनुमति की कोई भी आवश्यकता नहीं है, राज्यसभा सिर्फ केवल उसमें अपना विचार दे सकती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल इंपोर्टेंट है, इनको भी आपको याद रखना है। आगे आ जाता है राज्यसभा। सबसे पहला जो राज्यसभा से क्वेश्चन आता है वो आता है अधिकतम संख्या। जो हमारा राज्यसभा है इसमें कैंडिडेट जो होते हैं, उम्मीदवार जो होते हैं, उनमें अधिकतम कितनी संख्या होनी चाहिए, तो अभी जो अधिकतम हमारी जो संख्या है वो निर्धारित की हुई है वो है 250, यानी कि 250। अधिकतम 250 होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में है कितनी, वर्तमान में जो है वो है 245। अगर आपसे पूछे कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है राज्यसभा की, तो आपका आंसर होगा 250। लेकिन वही आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कितनी है, तो आपका आंसर होगा 245। राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं 12 और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं 233। अब इसमें देखो 245 में से जो 233 जो सदस्य होते हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जाते हैं, लेकिन जो 12 होते हैं उन्हें राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं। वो कौन से लोग होते हैं, वो होते हैं, वो सदस्य होते हैं जिन्होंने सामाजिक या खेल, कला, कूद या सामाजिक कार्यों में कोई विशेष उपलब्धि हासिल की हो। तो उन 12 लोगों को जो है वो राष्ट्रपति जो है वो क्या है, वो राज्यसभा में क्या करते हैं, चुनते हैं या फिर मनोनीत करते हैं। तो ये आपसे पूछ ले कि बताइए राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, तो आपका आंसर होगा 12 सदस्यों को जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि क्या है हासिल की हुई हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो सचिन तेंदुलकर को उन्होंने चुना था राज्यसभा के लिए, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत महान उपलब्धि हासिल की हुई है। तो ऐसे या कोई बॉलीवुड का कोई नेता हो सकता है, या कोई कला के क्षेत्र से हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, कोई जैसे कि ये वो होते हैं राइटर होते हैं, कोई भी मतलब किसी विशेष क्षेत्र में जिसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हो, उन सदस्यों को राष्ट्रपति चुन सकते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है, 12। वो 12 से ज्यादा नहीं चुन सकते। और जो 233 होते हैं वो कहाँ है, वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। ठीक है,
और इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। जो 233 कैंडिडेट होते हैं उसमें जनता सीधे तौर पर भाग नहीं लेती है। राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं तो उसमें जनता भाग नहीं लेती है। जनता जो चुनती है वो लोकसभा के सदस्यों को चुनती है, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि वो रिटायर्ड हो जाते हैं। जो राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं होती, वो स्थायी सदन होता है। और न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम जो आपकी मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 30। अब कभी भी भंग नहीं होती, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या है, 2/3 सदस्य जो है वो हर 1/3 सदस्य जो है वो हर 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। जैसे सीट खाली होती है फिर नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। तो पूरी तरीका से ये कभी भी ये जो राज्यसभा में भंग नहीं होती। जैसे कि हमारी लोकसभा जो है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। 5 वर्ष पूरे होने के बाद पूरी लोकसभा का चुनाव दोबारा से होता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, इसलिए उसे स्थायी सदन कहा जाता है कि वो कभी भंग नहीं होती। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा एक तो जो है वो उसका संसद का निचला सदन है। ये जो राज्यसभा है ये अपर हाउस है, ये भी आपको याद रखना, ऊपरी सदन है। और जो लोकसभा है लोअर हाउस है, ये निचला सदन है। कई बार पूछ लिया जाता है कि निचला सदन कौन सा है, तो लोकसभा है। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552 है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 543। कितनी है? 543। चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं, जनता के द्वारा चुना जाता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है वो लोकसभा के दोबारा से चुनाव होते हैं। रिटर्न हो सकती है लोकसभा जो है, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाए तो इसे बीच में भी भंग किया जा सकता है। पहले भी इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जब 2 साल के बाद भी दोबारा से चुनाव हुए और सरकार बदली गई है। जब बहुत बड़ा कोई इमरजेंसी आ जाती है, देश में कुछ ऐसा हो जाता है कि जनता नाराज हो जाती है, या फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सरकार को बदलना पड़े, तो उसके लिए फिर बीच में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। वरना 5 साल के बाद तो कंपलसरी है ही है कि उसके चुनाव कराए जाएंगे। न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। और ये आम जनता का सदन है, क्योंकि इसमें जो जनता है वो अपने कैंडिडेट जो है, अपने विधायक खुद चुनकर भेजती है, इसलिए इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा में क्या है, सबसे पहला जो आपका होगा कि 25 साल तो कम से कम इसका सदस्य बनने के लिए चाहिए। आपको राज्यसभा में कितनी चाहिए एज? 30 वर्ष। लेकिन लोकसभा में कितनी चाहिए आपको? 25 वर्ष। और ये जनता का क्या है? सदन है। ठीक है, ये भी आपको क्या है याद रखना है। अब आगे देख लेंगे। देखो, राज्यसभा जो है वो क्या है? एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और लोकसभा क्या होते हैं? लोकसभा का एक अध्यक्ष भी होता है, जिसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है, सदन की कार्यवाही संचालित करता है। जो भी सदन में जो भी बैठकें होती हैं, कोई भी होती है, उसको संचालन कौन करता है? उसको संचालन कौन करता है उसका? ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अनुशासन बनाए रखता है। जैसे कई बार आपने टीवी में देखा होगा कि जब कोई बैठक चल रही होती है तो अपोजिट पार्टी हो या कई बार आपस में कई बार विरोधाभास भी हो जाते हैं, तो उनका अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये होती है लोकसभा के अध्यक्ष की। मनी बिल है या नहीं? मैंने इसका पहले भी कहा था कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है कि कौन सा विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं है। निर्णायक मत दे सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। निर्णायक मत का मतलब समझिए अब, कि निर्णायक मत का मतलब ये होता है कि जो हमारे ये है लोकसभा के अध्यक्ष जो है ये निर्णायक मत दे सकता है। निर्णायक मत देने का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जैसे कि वोटिंग होती है, दोनों पार्टियां जो है, दोनों राज्यसभा के लोकसभा के सदस्य जो है वोटिंग करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वोटिंग में वोट हो जाती है बराबर, दोनों पार्टियों की तरफ से वोट क्या हो जाती है? बराबर। तो उनमें से निर्णायक मत
निर्णायक मतलब वोट तो होगी बराबर, लेकिन अब निर्णय लेने का काम कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। जहां उसको सही लगेगा वो उस पार्टी की तरफ अपना वोट देगा और जिससे क्या है फैसला हो जाएगा। ये वैसे वोटिंग नहीं करेगा, लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो सिर्फ वोटिंग कब कर सकता है? जब कोई उसको निर्णय लेना हो, जब चीजें क्या है इक्वल हो जाए, वोटें इक्वल हो जाए, तो वो अपना निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये वही है कि आपको ये बार बार ये आर्टिकल जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। जो 79 आर्टिकल है ये किससे संबंधित है? संसद से। 80 किससे है? राज्यसभा से। और 81 है लोकसभा से। 108 जो है 108 ये संयुक्त बैठक होती है जो दोनों सदनों की, ये उससे संबंधित है। और 110 जो आर्टिकल है वो है धन विधेयक से संबंधित। कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा नहीं है, इसका वर्णन 110 में है। और इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है, सदन की कार्यवाही करता है, अनुशासन बनाए रखता है, मनी बिल का निर्धारण करता है और निर्णायक मत दे सकता है। अब हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा, लोकसभा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं संसद का जो तीसरा अंग है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। इसकी शक्तियां क्या क्या है राष्ट्रपति की? संसद का सत्र बुलाना, सत्रावासन करना, लोकसभा भंग करना, विधेयकों पर हस्ताक्षर करना और संसद के समक्ष अभिभाषण देना। संसद का सत्र बुलाना, मैंने अभी कहा है कि संसद के जो सत्र होते हैं वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि संयुक्त बैठकें भी बुलानी पड़ती हैं, वो भी कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाता है। सत्रावासन करना कि कब सत्र होगा, इसका निर्णय भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा को भंग करना, कई बार ऐसा होता है कि मैंने अभी बताया है कि कई बार सरकारें बीच में भी बदल जाती हैं। जब राष्ट्रपति को लगता है कि देश में कुछ ऐसी इमरजेंसी आई है कि लोकसभा को भंग करने के अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है, तो वो लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। विधेयक पर हस्ताक्षर करना, जब भी कोई विधेयक आता है जब तक उस पर राष्ट्रपति की साइन नहीं होते हैं वो कानून नहीं बन सकता है। इसलिए विधेयक जो ये विधेयक होते हैं इन पर जो हस्ताक्षर करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और संसद के समक्ष अभिभाषण देना, संसद के समक्ष जो भाषण देना है वो कौन भी करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और भी बहुत सारी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, जैसे कि आपातकालीन शक्ति है। देश में कोई इमरजेंसी आए तो राष्ट्रपति के पास 3 तरह की क्या है? आपातकालीन शक्तियां भी होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कौन सी राष्ट्रपति के पास कौन सी है। तो वो है 3 तरह की, जो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति जो है आपातकालीन इस सिचुएशन में जो है उसमें अपनी शक्तियों का यूज कर सकता है। ठीक है, और इसमें आगे आता है आपका, भारत में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति सत्र बुलाता है, तो कितने सत्र होते हैं? 3। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जो बजट सत्र होता है वो होता है फरवरी से मई में, और जो मानसून होता है वो जुलाई से अगस्त, और जो शीतकालीन सत्र होता है वो होता है नवंबर से दिसंबर। और राष्ट्रपति जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार विशेष सत्र भी बुला सकता है। विशेष सत्र का मतलब ये होता है अगर इन सत्रों से अधिक अलग उसे जरूरत पड़ती है कि सत्र बुलाना चाहिए, कोई इमरजेंसी है या फिर कोई भी है, तो उसमें भी राष्ट्रपति जो एक विशेष सत्र भी इनके अलावा बुला सकता है। और वहीं हम बात करें, अभी हम आगे पढ़ के आए गणपूर्ति कॉलम की। जो क्वारम होता है, गणपूर्ति होती है किसी भी सदन की बैठक चलाने के लिए कुल सदस्य की संख्या 1/10 भाग उपस्थित होना आवश्यक होता है। 1/10 भाग उपस्थित होना क्या आवश्यक जरूर होता है। मान लो किसी में 10 है तो 1 बंदे का उपस्थित होना जरूरी होता है, ये भी आपको याद रखना है। वही हम बात करेंगे हम धन विधेयक के बारे में। तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो धन विधेयक है वो केवल किस सदन में आता है? लोकसभा में। ये आपको बिल्कुल
याद रखना है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है और उसमें अपना मत नहीं दे सकती। अंतिम निर्णय किसका होता है धन विधेयक में? लोकसभा का होता है। स्पीकर यह तय करता है कि कौन सा विधेयक धन है या नहीं है। स्पीकर का मतलब वही होता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि कौन सा जो है वो लोकसभा का है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत प्रावधान है। अभी मैं हम पढ़ के हैं संयुक्त बैठक का जो वर्णन है वो कौन से आर्टिकल में है? वो है 108 में। जब किसी सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। वही है जब कि कोई विधेयक हो और उसमें दोनों पार्टियां होती हैं, जो दोनों सदन होते हैं उनमें आपस में नहीं बनती, सहमति नहीं बनती, तब राष्ट्रपति उन दोनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, एक साथ बैठक बुलाते हैं और फिर उसमें विचार विमर्श किया जाता है। और अध्यक्षता इस संयुक्त बैठक की, देखो इसमें राष्ट्रपति बैठक बुलाते हैं लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ये कंफ्यूजन होता है, कभी ये नहीं कहना कि राष्ट्रपति ने बैठक बुलाई तो अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति नहीं, सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो उसकी क्या करेगा? ये उसकी अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। इस बैठक में दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल जो हम अभी ऊपर भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम अभी बात कर चुके हैं कि 79 में संसद का वर्णन है, 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना, 85 में संसद का सत्र, 57 विघटन जो भी है ये 85 में है। गणपूर्ति का हमने पढ़ा 100 में है। 108 108 में है संयुक्त बैठक और 110 में पढ़ा हमने धन विधेयक। और 122 में जो है वो कौन सा है, क्या है? 122 आर्टिकल में है संसद की कार्यवाही के संबंध में न्यायालय का हस्तक्षेप निषिद्ध है, क्योंकि जो संसद की कार्यवाही होगी उसमें जो उच्च न्यायालय, वो न्यायालय होगा, जो भी कोर्ट होगा, उसका जो हस्तक्षेप है वो निषिद्ध है। उसमें जो न्यायालय है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये किसमें है? आर्टिकल 122 में। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि संसद के में जब किसी भी कार्रवाई के संबंध में गतिरोध हो जाता है तो क्या न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं कर सकता। आपस में ही विचार विमर्श करके संयुक्त बैठकें बुला के आपस में ही क्या है सहमति बनाई जाती है, उसमें न्यायालय जाने का या न्यायालय का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। ये किसमें है? ये है आर्टिकल 122 में। अब आगे देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि है, देखो संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका है, हम पढ़ चुके हैं। राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा जनता का सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, राज्यसभा का 6 वर्ष का है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मंत्रिमंडल केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। कुल सदस्य की संख्या का 1/10वां भाग जो है 1/10 क्या है? किसी भी बैठक में होना क्या है? अनिवार्य है। संयुक्त बैठक 108 अनुच्छेद में है। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये अभी हमने पढ़ लिए हैं। इनसे संबंधित क्या है कुछ इंपोर्टेंट मैंने जो है एमसीक्यू ऐड किए हैं, जैसे कि भारतीय संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, हम पढ़ के आ चुके हैं, कई बार हमने रिवीजन भी किया है, 79 में है। राज्यसभा किस सदन को कहते हैं? ऊपरी सदन या उच्च सदन और या फिर स्थायी सदन। ये क्या है? ये है राज्यसभा। कौन सा है? स्थायी सदन है। ठीक है, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? ये भी होता है आपका धन विधेयक जो है वो कई बार पढ़ चुके हैं, किसमें है? लोकसभा में। संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 108 में है। लोकसभा संसद बनने की सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? ये है आपके 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष। कौन सी है? 30 वर्ष जो है वो राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या है? वो है आयु। आपसे पूछ ले कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निम्न में से कौन सी कितनी आयु चाहिए मिनिमम, तो आपका आंसर होगा 30। ठीक है, आगे देखते हैं
कानून बनाने की प्रक्रिया। अभी हमने पढ़ा कि संसद कानून बना सकती है, तो कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले विधेयक का प्रारूप, सबसे पहले जो है जो विधेयक होता है, जो भी हमें कानून बनाना होता है, उसका पूरा सेट्रेक्शन ड्राफ्टिंग की जाती है, यानी कि उसका पूरा प्रारूप बनाया जाता है कि इस विधेयक के अंदर हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है, ये कैसा होना चाहिए। पूरा प्रारूप बनने के बाद उसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, इंट्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो कोई भी सदन में हम करा सकते हैं, बस धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक याद रखना, वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, वो राज्यसभा में नहीं होगा। बाकी जो विधेयक होते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा किसी में भी हम उन्हें क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर क्या होता है? प्रथम पाठन होता है, फिर द्वितीय पाठन होता है, फिर सामान्य चर्चा होती है, विस्तृत विचार होता है, धारवार विचार होता है, और फिर क्या होता है उसमें? फिर आपका होता है उसमें तृतीय पाठन। क्या होता है? तृतीय पाठन होता है उसमें। और जो है तृतीय पाठन के बाद उसको फिर दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। किस सदन में भेज दिया जाता है? दूसरे सदन में। मान लो जैसे कि अगर वो राज्यसभा में प्रस्तुत किया है तो उसे दूसरे सदन लोकसभा में भेज दिया जाएगा। यदि उसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया है तो फिर उसे राज्यसभा के पास भेज दिया जाएगा। अब इन पाठनों को एक बार हम समझते हैं, ये पाठन क्या है। तो ये पाठन जो है ये है कि मान लो प्रथम पाठन में फर्स्ट रीडिंग होगी, मतलब कि इसे पढ़ा जाएगा कि इसमें क्या है। जैसे कि लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तो लोकसभा में जितने भी उसके सदस्य होते हैं वो उसे क्या है, एक बार उनके सामने उसकी चर्चा की जाती है, पढ़ा जाता है। फिर जो दूसरा पाठन होता है यानी कि सेकंड रीडिंग होती है, उसमें सामान्य रूप से चर्चा की जाती है कि भाई ये ठीक है, सही है, इसमें क्या सुधार करने चाहिए, क्या है, ठीक है। फिर तीसरे बार में उस पर फिर बड़ी चर्चा होती है, विस्तृत हर चीज को छोटी छोटी बारीकी से देखा जाता है। उसके बाद ये है धारावार विचार। धारावार विचार का मतलब ये है कि मान लो हमारी लोकसभा है और उसमें हर कैंडिडेट अलग अलग है, किसी के विचार कहीं भी टकराव कर जाते हैं तो वो ये कह सकता है कि इसमें ये चीज और ऐड होनी चाहिए, ये चीज इसमें क्या है, गलत है, तो वो चीज होगी धारवार विचार। जब ये तीन पठन हो जाते हैं और कुछ सहमति बन जाती है तब क्या है, दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। और फिर उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति, अगर दूसरे सदन ने उसे पास कर दिया तो उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगना, उनकी साइन होना सबसे कंपलसरी है। जब तक उसमें राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे, उनकी मोहर नहीं लगेगी, तब तक वो विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो सबसे मेन चीज क्या है, अगर उसे हमें अधिनियम या एक्ट या कानून बनाना है तो सबसे पहले क्या है, राष्ट्रपति, सबसे अनिवार्य क्या है कि राष्ट्रपति की सहमति का होना, उसके साइन का होना सबसे अनिवार्य है। जब वो दोनों सदनों से पास हो जाता है तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति को उसमें कुछ कमियां लगती हैं तो वो उन्हें लौटा भी सकता है, साइन करने से मना भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति मजबूर है उस पर साइन करने ही करने हैं। अगर उन्हें कहीं गलत लगता है तो वो उस पर साइन नहीं करते हैं, और जब उस पर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तब वो विधेयक क्या है, अधिनियम बन जाता है, वो कानून बन जाता है। तो ये है कानून के बनाने की प्रक्रिया। वही आती है विधेयकों के प्रकार। जो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो विधेयकों के प्रकार, सामान्य विधेयक, साधारण विषयों से संबंधित, कोई साधारण सा विषय है उससे संबंधित कोई विधेयक है तो उसे सामान्य विधेयक कहते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वित्त विधेयक करादान, उधार लेना आदि से संबंधित, जैसे कोई भी वित्त विधेयक है फाइनेंशियल से संबंधित होता है, हमें किसी से उधार लेना है, देना है, उससे संबंधित जो भी विधेयक बनते हैं उन्हें कहते हैं वित्तीय विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान में संशोधन के लिए अनुच्छेद 368, कई बार पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 368। 368 जो आर्टिकल है उसके तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, उसमें नई चीजों को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पीछे जो संविधान बना था उसमें अब तक बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, जैसे कि मौलिक कर्तव्य भी हमने बाद में ही जोड़े थे, बहुत सारे बिल आए, जैसे कि जीएसटी बिल आया था उसके लिए भी संशोधन किया था, तो बहुत सारे संशोधन उसमें हो सके हैं। तो इन संविधान संशोधन को हम किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो ये आपको याद रखना
रखना है आर्टिकल 368। निजी सदस्य विधेयक किसी मंत्री के अलावा अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसे बोलते हैं निजी सदस्य विधेयक। ठीक है, अब इस पार्लियामेंट में विधेयक उसके बाद होती क्या है, उसकी कार्यवाही कैसे चलती है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, प्रश्नकाल, क्वेश्चन हावर। इसमें क्या है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो उसके बाद होता है शून्यकाल, फिर आप अल्पकालीन चर्चा होती है उन पर, ध्यानाकर्षण प्रश्न का प्रस्ताव, कोई भी हमें किसी भी मुद्दे की तरफ, किसी भी उसकी तरफ किसी का ध्यान लगाना है, वो मतलब ध्यान कराना, ध्यान खींचना है, तो उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। फिर अविश्वास प्रस्ताव, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और संसदीय समितियां। ठीक है, ये होती हैं। आगे देखो, राज्यसभा, वो अभी हमें पढ़ चुके हैं, इसमें फिर भी कोई ज्यादा चीजें पढ़ने की क्या है, हमें आवश्यकता नहीं है, सब कुछ पढ़ सकते हैं। ये राज्यसभा लोकसभा के बारे में है। राज्यसभा स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा गैर स्थायी सदन है, जनता का सदन है। ये भंग नहीं हो सकती, ये हो सकती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है, ये 5 वर्ष की है। इसकी अधिकतम सीटें कितनी होती है, 250, इसकी 552 होती है। लोकसभा की न्यूनतम आयु इसकी 30 वर्ष है, इसकी होती है 25 वर्ष। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मैंने पहले ही कहा था कि राज्यसभा के सदस्यों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। आप सभी को पता है कि जिनकी उम्र 18 साल हो जाती है उन्हें सभी को वोट डालने का अधिकार है। नामांकन, राष्ट्रपति मैंने बताया था कि 12 सदस्यों को क्या है, नामित कर सकते हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में कोई नामांकन नहीं है, अब खत्म कर दिया गया है। पहले राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को क्या है, लोकसभा में मनोनीत कर सकते थे, लेकिन अब वो नहीं करते हैं। ठीक है, ये केवल सुझाव दे सकती है, ये केवल यही प्रस्तुत कर सकती है। धन विधेयक, अध्यक्ष क्या है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो है उपराष्ट्रपति होते हैं, और यहाँ जो होता है वो अध्यक्ष स्पीकर होता है, उसे निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, और पहली लोकसभा का गठन कब हुआ, 1952 में। क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है कि इसका गठन कब हुआ था, 1952 में। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को भी क्या है, राज्यसभा का क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। केंद्रीय कक्ष, सभी संयुक्त बैठकें यही होती हैं, सेंटर हॉल में। लोकसभा में सीटों का आरक्षण है, SC ST के लिए भी है, जनसंख्या के अनुपात में है। आपसे पूछ ले कि जो आरक्षण है वो किस बेस पर है, तो आपका आंसर होगा जनसंख्या के अनुपात में है, जहां जितनी जनसंख्या होगी उतना ही आरक्षण दिया जाएगा। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर ही होता है। राज्यसभा में किस क्षेत्र से कितने सदस्य चुनकर जाएंगे, किस राज्य से कितने सदस्य चुनकर जाएंगे, ये भी क्या है, उस राज्य की जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो राज्यसभा में सबसे ज्यादा कैंडिडेट जाते हैं, सबसे ज्यादा सदस्य जाते हैं, वो उत्तर प्रदेश से जाते हैं। तो सबसे ज्यादा कहां से जाते हैं, उत्तर प्रदेश से। तो ये जनसंख्या के आधार पर ही ये जाते हैं। ये हम अभी सारी चीजें पढ़ चुके हैं ऊपर। अभी किसके कुछ स्पेशल जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सदन की कार्यवाही जो है वो हिंदी या अंग्रेजी में चलती है। किसमें वर्णन है, आर्टिकल 120 में। ये भी आपको याद रखना है कि सदन की कार्यवाही किसमें होती है, या तो हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी। राष्ट्रपति राज्यसभा के 100 सदस्य लिखित सूचना दे तो विशेष चर्चा हो सकती है। लोकसभा राज्यसभा अपने नियम स्वयं बनाती है, अनुच्छेद 118 में। संसदीय विशेष अधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 में दिए गए। जो संसद को विशेष अधिकार दिए गए हैं वो कौन सी आर्टिकल में है, 105 में। संसद का सत्र अधिकतम 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, अंतराल के बाद नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बैठकें होती है उनमें 6 महीने का अंतर, कम से कम 6 महीने का, मतलब कि 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना। 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सत्र बुला लेना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा का उनमें अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ये है, ठीक है। ये अभी हम सारी चीजें ऊपर आके पढ़ चुके हैं, मैंने रिवीजन के लिए दोबारा से डाल दी थी। धन विधेयक, विधि विधेयक के बारे में हमें पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद धन विधेयक का वर्णन 110 में है, जबकि जो आपका ये विधि विधेयक है इसका वर्णन 117 में है। कहाँ प्रस्तुत होता है, लोकसभा में दोनों विधेयक प्रस्तुत होते हैं। सिर्फ सुझाव दे सकती है इसमें राज्यसभा, इसमें संशोधन भी राज्यसभा कर सकती है। ठीक है, अंतिम निर्णय इसमें लोकसभा का होता है, इनमें दोनों सदनों का होता है। जो भी अंतिम निर्णय ले, अगर कोई भी सदन ले सकता है, वो दोनों का ही मान्य होगा। ठीक है,
वही सारी चीजें हम ऊपर इनको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो, किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए, तो हम पहले पढ़ सकते हैं, जब किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तो उसमें राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। किस आर्टिकल के तहत? 108 आर्टिकल के तहत। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, साधारण बहुमत से विधेयक पारित हो जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वो अधिनियम बनता है। ठीक है, और कुछ ये शब्द होते हैं जो कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनसे संबंधित भी, इसलिए मैंने इनको ऐड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सदगण। कई बार होता है कि सदगण क्या होता है, तो सदन की कार्यवाही अस्थायी रूप से रोकना। जैसे ही सदन में कोई बात चल रही है उसे अस्थायी रूप से थोड़ी देर के लिए रोक देना, उसे क्या कहते हैं? सदगण कहते हैं। और स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन की कार्यवाही रोकने का प्रस्ताव। मान लो कोई कार्यवाही चल रही है और बीच में कोई इतना इंपोर्टेंट या महत्वपूर्ण मुद्दा याद आ गया, तो उसके लिए क्या करेंगे? उस मुद्दे पर बात करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए संसद की जो कार्यवाही है उसे कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है और ये प्रस्ताव दिया जाता है कि भाई इस मुद्दे पर बात करनी है, इसलिए इसको रोक दिया जाए संसद की कार्यवाही को, तो इसीलिए इसको कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। कार्यसूची, संसद में विचार के लिए विषयों की सूची, कि भाई संसद में किन विषयों पर चर्चा होगी उसके लिए जो लिस्ट बनाई जाती है। शून्यकाल, प्रश्नकाल के बाद सदस्यों द्वारा तत्कालिक सार्वजनिक मुद्दे उठाने का समय। जब शून्यकाल चल रहा होता है, 0 हावर्स चल रहा होता है, तो वही टाइम होता है जब कोई भी सदस्य सार्वजनिक मुद्दों पर अपने सवाल पूछ सकता है, उसे संसद में उठा सकता है। ठीक है, विशेष उल्लेख, सदस्य द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान दिलाना। विश्वास मत, सरकार द्वारा बहुमत सिद्ध करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर लगे कि सरकार के खिलाफ है या सरकार अविश्वास में आ चुकी है, वो अपना विश्वास खो चुकी है, तो उसके लिए वोटिंग कराई जाती है और जब वोटिंग कराई जाती है तो उसमें एक बहुमत का अपना सिद्ध करना जरूरी होता है, उसे कहते हैं विश्वास मत। ठीक है, अब देख लेते हैं संसद से संबंधित भी कौन कौन संसद का जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसका सदस्य बन सकता है। संसद का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई व्यक्ति एक समय में संसद में केवल एक सदन का सदस्य हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो राज्यसभा का भी सदस्य है और लोकसभा का भी है, एक बार में वो एक ही सदन का सदस्य हो सकता है। लाभ का पद धारण करने वाले व्यक्ति सांसद नहीं बन सकते। लाभ का पद मतलब कोई, जैसे कि किसी गवर्नमेंट जॉब है या कोई जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, वो उसका सदस्य नहीं बन सकता है। जब वो अपने लाभ के पद को उसे त्यागना होगा, उसके बाद ही वो सदस्यता ग्रहण कर सकता है। किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। वो किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। दल विरोधी कानून, 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में। कई बार क्या होता था, दल बदल कि जो सदस्य होते थे वो जल्दी से बदल लेते थे पार्टियों को, रातों रात में, तो उस पार्टी में चले गए, फिर उसमें आ गए, फिर उसमें आ गए, तो इससे क्या था, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही थी। तो इससे एक संविधान में संशोधन किया गया और संशोधन कौन सा हुआ? 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इससे दल बदल विरोधी कानून आया था कि ऐसे किसी को हम पार्टी को नहीं बदल सकते, उसे बदलना है तो नियम के तहत ही बदला जाएगा। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है कि दल विरोधी कानून कब आया था, तो आपका आंसर होगा 1985 में आया था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो आपका आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, भारतीय संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? पढ़ चुके हैं, 79 में है। संसद का सदाई सदन धन विधेयक कहां प्रस्तुत होता है? ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, आप देख लेना। पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इन्हें रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। मैंने ये रिवीजन के लिए मैंने को दोबारा से डाला था, क्योंकि संसद है, संसद, भारत की संसद एक द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय का मतलब ये होता है कि क्या है, वो उसके 2 सदन है। मैंने पहले ही बताया था, अगर संसद के अंग पूछे तो 3 है और सदन पूछे तो 2 है। सदन कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। और अंग कौन कौन से हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति भी शामिल हो जाते हैं अंग में। ठीक है, तो भारत की संसद
कैसी व्यवस्था है, तो आपका आंसर होगा द्विसदनीय है। कितनी है? द्विसदनीय, उसके 2 सदन है। संसद देश की सर्वोच्च विधायिका है, कानून बनाती है, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, जनता की समस्या और आकांक्षाओं को व्यक्त करती है। कौन? संसद। यही है संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा स्थायी सदन है और जनता का सदन है। ठीक है, ये हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि 79 में इसका उल्लेख है। राज्यसभा स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये सारी चीजें हम अभी ऊपर आके पढ़ चुके हैं। ये मैंने सिर्फ आपके रिवीजन के लिए दोबारा से डाल दी थी। ये बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें कि संसद का सत्र बुलाना, संसद का स्थगन करना, संसद का सत्यापन करना, ये सारी चीजें हमने ये सारी चीजें तो हमारी, हाँ यहाँ देख लेते हैं हम संसद के सत्र। संसद के सत्र, संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, बजट सत्र जो होता है फरवरी से मई। मानसून सत्र होता है जुलाई से अगस्त, और शीतकालीन सत्र जो होता है वो होता है नवंबर से दिसंबर। और आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो विशेष सत्र भी बुला सकता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो आज हमने पढ़ा है संसद। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।